हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 6 to 12 एनसीटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज सेकंड चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे अतीत से। सर चैप्टर 2 देख रहे हैं, राजा और उनके राज्य। यानी जितने भी राजा हुए और नया नया राजा हुए, उनके राज्य उन्होंने राज्य को कैसे बढ़ाया और कैसे उनको विकसित किया। ओके, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ये 7वीं शताब्दी से हम लोग का स्टार्ट होता है, राजवंशों का उदय से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र 1 में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंश को दिखाया गया है। यानी जितने भी राजवंश थे वो 7वीं से 12वीं शताब्दी तक ही, जितने भी प्रमुख राजवंश थे वो 7वीं और 12वीं के बीच में ही पनपे हैं। चलिए यहाँ पे देखिए मानचित्र, ये आप रुकिए, आई होप आपको सही से दिख रही होगी। ठीक है, ये आपको झेलम नदी दिख रही है, उसके सामने है। देखिए सायस कश्मीर में है, मुल्तान के अरब है, इंद्रप्रस्थ है, चाहमान है, गुज्जर प्रतिहार है, चंदेल, यहाँ पे देखिए चंदेल वंश है, और आपका राष्ट्रकूट है, या गंगा नदी के सामने। देखिए पूर्वी चालुक्य है, नेपाल है, कामरूप है, पहाड़पुर है, पोल है, ये सब कुछ। और आगे हम ये सब चौल और चेर वगैरह है, सब आगे हम लोग इसको पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नए राजवंशों का उदय। ये नए राजवंशों का उदय। नए राजवंशों का उदय 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्राय उन्हें मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। सामंत यानी एक दूसरे के जैसे, एक जैसे सामंत मतलब। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाए और उनके दरबार में हाजिरी लगाए और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर और पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। इस तरह एक का उदाहरण दक्कन के राष्ट्रकूटों का था, और शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। अधीनस्थ यानी नीचे थे राजाओं से। और 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी को अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्य गर्भ यानी शब्दायिक अर्थ सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों को सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इसके याजक जन्मना क्षत्रिय ने होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेता है। अन्य कुछ उदाहरण ने उद्यमी परिवारों के पुरुष ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम्ब, मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़ शास्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान के अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किया। और एवरीवन यहाँ पे देखिए एलोरा की गुफा 1.5 में दिखाया है कि भित्ति चित्र जिसमें विष्णु की नरसी अर्थात पुरुष सी के रूप में दिखलाया गया है। ये राष्ट्रकूट काल की कृति है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। राज्यों में प्रशासन। इन नए राजाओं में से कईयों ने महाराजाधिराज यानी राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती यानी तीनों भुवनों का स्वामी और इसी तरह के अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। मतलब उनकी जो भी सत्ता रहती थी वो आपस में मिल बांट के वो लोग करते थे, जो भी काम और वगैरह जो भी कुछ होता था। इन सभी राज्यों ने उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादकों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूल
जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। यानी पहले जितने भी पशुपालक और जितने भी खेती और कृषि करते थे उन लोग से हमेशा कर लिया जाता था। कर यानी लगान, जैसे अभी हम लोग इनकम टैक्स वगैरह जो कटवाते हैं तो उन लोग का लगान था, उसको वो लोग काटते थे, लगान वसूल किया जाता था उन लोग से। जो भी या जैसे कि चावल उनका हुआ, चावल हुआ जितना केजी हुआ और उसका वो काट के दिया जाता था। और ये जो भूमि स्वामी होते थे वो लेते थे, ठीक है, राजस्व के रूप में वो लेते थे उनसे हमेशा। मतलब हर जब चावल की खेती हो तब या जो कुछ भी वो लोग उत्पादित करते हैं उनका सबका लगान लिया जाता था। यहाँ देखिए 400 कर। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। सबसे अधिक उल्लेखित कर है वेट्टी, जो नकद की बाजार में जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। उसको क्या कहते हैं? वेट्टी, जो जबरदस्ती श्रम के रूप में लिया जाता था उनसे, यानी काम का जबरदस्ती कराया जाता था, उसे वेट्टी कहते हैं। यानी जबरन श्रम। और कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूर या तार पर पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाला कर इत्यादि का भी उल्लेख मिलता है। यानी ये पढ़ के आपको ये लगेगा कि पहले के लोगों की जिंदगी बद से बेहाल थी, क्योंकि हर चीज में कर कोई दे नहीं सकता। अब कोई पेड़ चढ़ेगा सीढ़ी से तो उसका कर दिया जाएगा, तो इतना कर लेके इसलिए पहले लोग गरीब ही रहते चले गए और जो भूस्वामी थे वो आगे बढ़ते चले गए। चलिए आगे पढ़ते हैं। ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे, साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी और प्राय वंशानुगत होती थी। सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर होते थे, यानी जो भी उनके वंशानुगत होती थी, चाहे सेना में जो थे उनके सब निकट के संबंधी थे, कोई अलग नहीं थे, उनके संबंधी थे। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रशस्तियां और भूमि अनुदान। प्रशस्तियों में ऐसे व्यवहार होते हैं जो शब्दस्य सत्य नहीं भी हो सकते, लेकिन ये प्रशस्तियां हमें बताती है कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए सूरवीर विजय योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन के मदद करते थे। हमेशा ये लोग प्रशासन के मदद करते थे। ओके, राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। ये जितने भी उसके कुछ भी चीज जो दान दिया जाता था उसके बारे में ये ताड़पत्रों में लिखा हुआ है। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ते हैं। ये थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ ताम्रपत्र का एक संग्रह है। इसमें 9वीं सदी में एक शासक के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख है। जिन कड़ियों से ये पत्र जुड़े हैं उन पर राजसी मुहर लगी है, जो ये बतलाने के लिए है ये एक प्रमाणिक दस्तावेज है। भूमि के साथ क्या क्या दिया जाता था? एक चोल के द्वारा दिए गए एक भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है। हमने मिट्टी की मेड़े बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियां लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया। इस भूमि पर ये चीजें हैं: फलदार वृक्ष, पानी, भूमि, बगीचे और फलोधान पेड़, कुएं, खुली जगह, चारागाह, एक गांव, बावी, चबूतरे, नहरें, खाइयां, नदियां,
दलदली जमीन, हौज, अन्नागार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें। जिसे ये भूमि मिलती है वो उसमें कर वसूली कर सकता है। वह न्यायाधिकारी द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता है। पान के पत्तों लगाने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर वसूल सकता है। वह पक्की ईंटें के बने ऊपरी मालों पर बड़े कमरे बनवा सकते हैं, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकते हैं, पेड़ और कांटेदार झाड़ियां लगवा सकते हैं, जरूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकते हैं। बनवा सकते हैं। उसे ये सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद ना हो और तटबंधों का निर्माण हो। लेख में सिंचाई जितने संभव स्रोतों का उल्लेख है उनकी सूची बनाइए। और ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वीं शताब्दी में एक बृहत संस्कृत काव्य की रचा गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कलहन नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। कलहन ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न वह अक्षर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखाता है। इसलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ था। 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य भी रचा गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कलहन नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। कलहन ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णन और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोत का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखक से भिन्न वह अक्षर शासक और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है। इसलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ था। अब धन के लिए युद्ध। आपने ये गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्र पर नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। ये पहले जितने भी राजवंश थे वो अपने क्षेत्र को विकसित करना चाहते थे, मतलब अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहते थे। वो किसी और में नहीं, वो क्षेत्र को बढ़ाने में विश्वास रखते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुज्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट के पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। चूंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्राय इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। शासक ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपने सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। अफगानिस्तान के गजनी का महमूद ऐसा ही एक शासक है। उसने धार्मिक प्रोग्रेस से प्रेरित हो उपमहाद्वीप पर 17 बार यानी 1000 से 1025 ईस्वी तक हमला किया। उनका निशाना था संपन्न मंदिर, जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। सोमनाथ मंदिर को 17 बार मतलब लूटा गया है। सोचिए 17 बार सोमनाथ मंदिर को लूटाया गया है, क्योंकि वो बहुत संपन्न था, यानी बहुत उसमें जैसे पूजा पाठ करते तो हम लोग दान दक्षिणा देते, वो बहुत ज्यादा वो शक्तिशाली था, यानी वहाँ पे बहुत धन संपदा थी। तो मोहम्मद जो धन उठा ले गया उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। और युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चहमान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चहमान शासक पृथ्वीराज तृतीय, जिसने सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों हार गया। और एवरीवन ये फर्स्ट पार्ट यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है, सेकंड चैप्टर का, क्योंकि बहुत लॉन्ग वीडियो बन जाएगी, फिर आप लोग भी बोर हो जाओगे। तो चलिए यहीं तक फर्स्ट पार्ट यहीं तक रहने देते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।